नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रोहतक में हर घर तक पर्याप्त पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और विधानसभा में विधायक भारत भूषण बत्रा के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नगर निगम की 16 एकड़ भूमि जलाशय निर्माण के लिए प्रस्तावित है और सोनीपत सड़क के पंप की क्षमता बढ़ाई जा रही है। वहां पर नगर निगम की 14 एकड़ लैंड है, एक तो हम वो देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने बताया। और एक सोनीपत रोड के ऊपर एक पंप खराब है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। आपको पानी की कमी नहीं आने देंगे। रोहतक के माननीय विधायक जी, रोहतक के एक एक घर में पर्याप्त पानी पहुंचाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा है वहां पर नगर निगम की 14 एकड़ लैंड है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायक रामकरण द्वारा बाढ़ के कारण खेतों में एकत्रित हुई रेत को हटाने के लिए अनुमति देने संबंधी पूछे गए प्रश्न पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मौके पर पाया गया कि जो रेत आया वो भी रिवर बेड में आया। जो बाउंड्री होती है उसके अंदर जो खेत हैं जिसका सरकार ने मुआवजा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं झेलनी पड़े और हर छोटे बड़े नुकसान की स्थिति में सरकार उसकी भरपाई किसानों को कर रही है और सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। एक एक गांव में गया हूं, शायद काला जी ना पहुंच पाए हों, परंतु मैं गया हूं माननीय अध्यक्ष जी, उनके अंदर किसानों से बात किया है। जो ये एरिया की बात अभी कर रहे हैं रेत उठान की, वहां हमने अपनी टीम भेजी भी। अगर किसी किसान के खेत में ज्यादा रेत आ गया उसको उठाने की हम परमिशन देंगे, परंतु रेत ज्यादा नहीं है, वो भी रिवर बेड में है। जो उसकी बाउंड्री होती है माननीय अध्यक्ष जी, उस बाउंड्री के अंदर वो खेत है जिसके अंदर वो आया, उसका हमने मुआवजा दिया है। अगर किसी का कोई ज्यादा है तो हमने चेक करवाया, वो हमें नहीं मिला, हमारे अधिकारी गए नीचे चेक करने के लिए, और उसमें ये कहने का कोई आवश्यकता नहीं है कि वहां रेत आ गया वहां आ गया, ऐसा नहीं है रामकरण जी। हम बिल्कुल देख रहे हैं उसको। अगर किसी किसान का एक छोटा सा भी नुकसान है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी भरपाई कर रही है। उधर हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने 25 नवंबर को ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में आयोजित विशाल समागम में गुरुजी को नमन किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के संबंध में अपनी हरियाणा सरकार की हरियाणा के जन जन की भावनाएं प्रस्तुत करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है। तुरंत कहा कि मेरा कार्यक्रम अयोध्या का है। तारीख को जो बड़ा समागम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के ऊपर हमने ये निर्णय किया कि इसकी और अच्छा होगा कि अगर इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमने इसके ऊपर विचार किया और मैं स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय को लेकर के मिलने गया। जब मेरे मन में आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात को लेकर के चर्चा की। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मेरा कार्यक्रम अयोध्या का है, आप कितने बजे करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी आप जो समय देंगे उस समय के हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो मुझे कहने लगे कि मैं अयोध्या से सीधा कुरुक्षेत्र आऊंगा। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नमन करने के लिए 350 शहीदी के अवसर पर
वो अयोध्या से सीधे कुरुक्षेत्र की इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आए। माननीय अध्यक्ष जी, वो सीधे अयोध्या से ज्योति पर उतरे आकर के, जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सरल मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया, कई बातें ज्ञान की कही, उस भूमि के ऊपर आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे वहीं आकर के उतरे, उसी भूमि के ऊपर उतरे और उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर के उस महान समागम में गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित भारत सरकार द्वारा जारी किए गए, ये हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार इतना बड़ा समागम हरियाणा की उस पवित्र भूमि के ऊपर, उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर, गुरु तेग बहादुर जी के जब समय समय पर उस भूमि के ऊपर चरण कमल पड़े हैं, उस भूमि के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस मनाने के लिए हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ। और उस अवसर के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक सिक्के का गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित एक सिक्के और डाक टिकट और एक हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई बुकलेट, कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष जी किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इन सभी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। माननीय अध्यक्ष जी, उनके आगमन से हम सबको भी असीम ऊर्जा मिली है, हमें भी बहुत प्रेरणा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक अर्जुन चौटाला ने सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने प्रिविलेज कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाने को गलत बताते हुए सरकार से इसका कारण स्पष्ट करने की मांग की। चौटाला ने कहा कि विधायक का अपमान छोटी बात नहीं है और अगर सरकार विधायक का सम्मान नहीं कर सकती तो आम जनता का क्या होगा। साथ ही उन्होंने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर सरकार द्वारा किए गए आयोजन की सराहना की। क्या मैसेज दे रहे हो इस प्रदेश को? ये तो प्रिविलेज कमेटी का फैसला देने को आज दे सकती थी सरकार, किस कारण से इसको बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है, ये एक मेरी समझ से बात। जो प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ करके एक विधायक को अपमानित किया गया, उसको धमकाया गया। देखिए जी, छोटी बात नहीं है। और अब वो विधायक जब अपनी ये बात रखता है, जब उसकी आप बात ही ना सुने, तो जी फिर आप क्या मैसेज दे रहे हो इस प्रदेश को? जो लोग इस देश का कानून, प्रदेश का कानून बनाते हैं, अगर आज यही गारंटी नहीं है कि उनकी रक्षा ये सरकार करेगी, तो करेगी किसकी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है सरकार की। गलत जानकारियां उनके पास थी, इसलिए वो दोबारा उठकर कुछ पूछ भी नहीं। वो कहीं 15 टीचर्स कम है ITI, उनके कहने से क्या हो, जो कम है वो हमने बताया। हमने ये भी कहा है कि उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि एचकेएम के माध्यम से सरकार, नहीं वो गलत है, एचकेएम से मदद नहीं दी है, पक्की भर्ती की है। ठीक है, वो गलत बोल रहे हैं। अभी जो नए जो टीचर भर्ती कर रही है उसकी प्रक्रिया जारी है। सर, कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और कांग्रेस ने कहा है कि सरकार विश्वास हो चुकी है तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात का विश्वास सरकार ने खो लिया। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा में शुरू हुए शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष नेता बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर यह तय है कि दिया वहीं जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। विज ने विपक्ष के नेता को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपकी जिद जीत गई, अगर SIR हार गई। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। हवाएं लाख मुखालिफ हों, हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर ये तय है दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। चलिए हुड्डा साहब, आप जिद जीत गई, SR के तो नहीं, अब मैं कहूंगा पर SR हार गई।
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा और आफ्ताब अहमद ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बत्रा ने प्रिविलेज कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाने का विरोध करते हुए इसे सरकार की नाकामी छुपाने का प्रयास बताया और अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया और इस मुद्दे को पटल पर उठाने की बात कही। वहीं आफ्ताब अहमद ने प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या, रंगदारी और किसानों के नुकसान की भरपाई न होने का आरोप लगाया। वॉकआउट बिल्कुल किया और प्रिविलेज का मोशन मूव किया है श्री यशवंत अरोड़ा जी ने। सीनियर विधायक हैं हमारे, और पिछले विधानसभा के सत्र के अंदर ये आया था और इस समय एज ए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में एमएलए आता है और उसके साथ उन्हें दुर्व्यवहार किया गया और प्रिविलेज की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एज ए पिटिशनर उनके बयान हो चुके हैं, रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट को, ऑफिशियल को, सबको बुलाया जा चुका है। इट्स ए डिलेइंग टैक्टिक्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी सस्पेंशन अगेंस्ट अ पर्सन जिनकी अथॉरिटी नहीं थी उसके अंदर बैठने की, उनकी कैपेसिटी में बैठे थे। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि प्राइवेट और सरकारी आईटीआई में करीब 87,000 से मंजूर कर दिए गए हैं और सरकारी आईटीआई में करीब 50,000 पद स्वीकृत हैं और 13% पद खाली पड़े हैं। सरकार ने नई भर्ती के लिए सरकार को मांग पत्र भेजा हुआ है। सरकारी आईटीआई में 64,000 सीटें मंजूर हैं। चालू सत्र में 55,000 छात्रों को दाखिले दिए जाएंगे और प्राइवेट आईटीआई में करीब 18,000 सीटें हैं। साथ ही राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार आईटीआई युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करती है। 715 बच्चों को अप्रेंटिस मिली है, अभ्यर्थियों को नौकरियां भी मिली। जो भी विषय आएंगे उनका जवाब कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन बातों पर चर्चा करती है और अविश्वास हरियाणा की जनता का कांग्रेस पर है। हम पर तो विश्वास हरियाणा की पूजनीय जनता जनार्दन ने किया है और अविश्वास प्रस्ताव लाकर सिर्फ मीडिया में बने रहना और एक चर्चा का इश्यू बनाए रखना, मुझे लगता है सिर्फ ये कांग्रेस का उद्देश्य है, अपने आप को किस प्रकार से हाईलाइटेड लगना, और नहीं तो कोई ऐसा मुद्दा कांग्रेस के पास अब है नहीं। जो भी विषय आएंगे उनका जवाब सरकार देगी और जिस भी प्रकार के सवाल विधानसभा के पटल पर आ रहे हैं, जो भी माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, उसका बेखूबी से, अच्छे तरीके से, क्योंकि सरकार अच्छे से अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गांव बास में आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्हें चारों पंचायतों के सरपंचों ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और किसान का प्रतीक हल भेंट किया। इस मौके पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। अपने संबोधन में कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि उन्होंने नारनौद क्षेत्र को अपना मंदिर मानकर सेवा की है और क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधाओं का सामना किया। आज मुझे आज हमारे कैप्टन जी का जन्मदिन है। का इच्छा है इस विधानसभा में आने वाला पार्टी का कार्यक्रम राष्ट्रीय नेता आतंकवादी को हमारा देश के बड़े बड़े आज जन्मदिन है, ये मेरा प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने आप देश को जिस प्रकार से नेतृत्व दिया और आगे बढ़ते हैं, आज व्यक्तिगत समाज के बारे में आज हमारा दुख है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन तो क्या सामाजिक जीवन, मैंने अपना व्यावसायिक जीवन, मैंने अपना सेना का जीवन
मैंने अपने जीवन में हमेशा कोशिश की कि मैं कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूं, कभी किसी के साथ गलत बात नहीं करूं और किसी के साथ असभ्य बात नहीं करूं पूरे जीवन में। और मुझे राजनीति की मजबूरी ऐसी हुई कि न जाने किस किस प्रकार के लोगों ने क्या क्या कह दिया। तो ये मेरा भाईचारा है, अपने भाईचारे में अपने सरदारी के सामने भी मैं अगर ये बात नहीं कहूंगा तो किसके आगे कहूंगा कि वो भी हमारा भाई है। हमारा भाईचारा हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि 36 बिरादरी का भाईचारा है। अगर वो इस प्रकार की बातें बोलते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार है। हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत लंबे समय विकास से वंचित रहा था और पूर्व की सरकारें जो थी उन्होंने इस मध्य हरियाणा को बहुत बुरी तरह से विकास की दृष्टि से पिछड़ा रखा था। चाहे वो चौटाला सरकार रही और चाहे वो बाद में हुड्डा सरकार आई। हमारे यहाँ आते आते सड़क जो है वो खराब हो जाया करती थी, पानी बंद हो जाया करता था और स्कूल और कॉलेज की आवश्यकता और अस्पताल की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती थी। मनुष्य और पशु दोनों के अस्पतालों की भी व्यवस्थाएं नहीं थी। 2014 में इस इलाके के भाग ने पलटी खाई थी और 14 से 19 तक पूरे क्षेत्र में विकास के गंगा बही थी। हिसार में हरियाणा का पहला जैन जी थीम आधारित पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले इस नए डाकघर का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सचिन किशोर ने किया है। पोस्ट ऑफिस में छात्रों के लिए डिजिटल, कैशलेस और आधुनिक डाक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारे पास एजेंडा आया था, उसको हमने तुरंत प्रभाव से उसको कैंसिल करने के लिए कहा था और वो कैंसिल कर दिया। लगभग 5.5 हमारे साथ थे। ये आए बार इस मुद्दे को उठाया जाता है। वहां पर कोई 10-20 गौएं रख रखी है तो गौशाला पहले हमारे पास ऑलरेडी है तो वो जगह मांगते हैं। बाबा साहब जो संविधान निर्माता है उनके लिए हमने वो जगह रखी हुई है, उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं है। हमारे इससे पहले जो हमारे सेक्रेटरी गुज्जर साहब थे, गुज्जर साहब के समय से वो बात चलती आ रही है। मुद्दे हैं जनहित के, शहर के, इसमें करोड़ों करोड़ रुपए के घपले हैं, इसलिए इन्होंने टाइम मुझे दिया। सुनिए आप, पहला मुद्दा है कि मेन बाजार में 22 दुकानें बनी हुई है जो कंप्लीट है। वकील को पैसा देना, पैसा दिया नहीं, केस जीत के हारने जा रहे हैं हम, ये है, उसकी कार्रवाई नहीं की। और 22 दुकानें अगर बनी है श्री रविंद्र सिंह के पास, उसमें 24 दुकानें, उसमें एक दुकान पे क्लेम कोई कर है, उसको देके 23 का कब्जा ने 4 लाख रुपए लगाए। संपूर्ण हुई है। जो भी हमारे मेन शहर के विकास के मुद्दे थे और जो भी वार्डों के या जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के एजेंडे थे वो डिस्कस किए गए और उनपे जो है कुछ एजेंडों पे जहाँ पे पूरे हाउस ने सहमति दिखाई है और जिन पे कोई एतराज था तो वहाँ पे मतलब आज की बैठक में कुल 18 एजेंडे थे जो उसके बाद में 26-25 एजेंडे बन गए शहर के विकास के लिए और सरकार के नियम अनुसार काफी एजेंडे से पास कर दिए गए। जैसे शहर के होडल और हसनपुर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बार बार बदले जाने से भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। अलग अलग नेताओं के समर्थकों को पद देने और फिर हटाने को लेकर पार्टी की काफी किरकिरी हो रही है। पलवल जिले में भाजपा नेताओं के बीच में आपसी खींचतान अब साफ नजर आने लगी है। पहले होडल मार्केट कमेटी के चेयरमैन जगविंदर सोरोत बनाए गए, फिर अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर नए नाम सामने लाए गए। हसनपुर में भी चेयरमैन को लेकर बार बार बदलाव किया गया। इन बदलावों से ऐसा लग रहा है कि नेताओं में अपने अपने समर्थकों को पद दिलाने की होड़ लगी हुई है। खेल मंत्री गौरव गौतम और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आमने सामने नजर आ रहे हैं। बार बार बदलाव से मौजूदा चेयरमैनों में भी असमंजस और डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं फिर नया आदेश ना जाए। क्या भद्दा मजाक हुआ है जो चेयरमैन से पद से मुक्त कर दिया गया है? क्या 10 दिन का ही चेयरमैन, 15 दिन के ही चेयरमैन बनाए गए थे या बनाया जाता है इस सरकार में?
देखो जी, मेरे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने 2019 में मेरे को घर आके मुझे लेके गए थे और ये कह के गए थे कि छोटे भाई हो आप मेरे, तो मुझे छोटा भाई मानते हैं और मैं भी तहे दिल से उनको बड़ा भाई मानता हूं और मेरा उनका रिश्ता टूट नहीं सकता। उनकी कोई मजबूरी नहीं होगी, वो मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर सकते, मुझे बहुत प्रेम करते हैं वो, और मैं कोई भी दोष नहीं देना चाहता। उनकी कोई मजबूरी होगी जो इस प्रकार का मेरे साथ हुआ है या। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।